वेलकम टू चैनल ऑफ प्रोजेक्ट क्लासेस। आज हम बात करेंगे हायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एमसीक्यूज, जो कि 2019 का जो क्वेश्चन पेपर था उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं एग्जांपल से। तो फर्स्ट एग्जांपल हम जो लेंगे उसके अंदर हमारे पास है कि द रेट ऑफ कमीशन पेड टू बी और एग्री टू बी पेड अंडर राइटर्स शेल नॉट बी एक्सीड इन केस ऑफ शेयर्स। शेयर्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितना अंडर राइटिंग कमीशन आप दे सकते हो, of the percentage of price of the shares are to be issued or a rate of authorized of articles। आर्टिकल्स में जो मेंशन किया गया है और शेयर की जो प्राइस का परसेंटेज है वो। तो उसके अंदर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। एक है 5%, दूसरा है 2.5%, थर्ड है 0.5% और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो इसके अंदर हम देखा जाए तो हमारे पास जो है अंडर राइटिंग कमीशन के एज पर रूल ऑफ आर्टिकल हम ज्यादा से ज्यादा 5% कमीशन दे सकते हैं, उससे ज्यादा कमीशन हम नहीं दे सकते। तो फर्स्ट आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन ए में दे रखा है 5%, वो आपका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं कि फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट अपियरिंग इन द रेस लिमिटेड। आपके रेस लिमिटेड के बैलेंसेस दे रखे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल ले रखा है 12 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस रखा है 3 लाख रुपए, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी प्रीमियम आपको 50,000 रुपए दे रखा है, इन्वेस्टमेंट 80,000, बैंक बैलेंस 4 लाख रुपए। आपको बोला गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड टू रिडीम द 10% प्रेफरेंस शेयर एट द प्रीमियम ऑफ 20%। यानी प्रेफरेंस शेयर आपको रिडीम करने 20% प्रीमियम से ऑन 31 मार्च। कंपनी इश्यू 8,000 शेयर्स ऑफ 10 each एज अ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यानी फ्रेश इश्यू कर रही है कंपनी 8,000 शेयर। इन्वेस्टमेंट वेर टू बी सोल्ड एट 70,000, 70,000 रुपए में आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज रिक्वायर्ड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। यानी जब भी आप प्रीमियम वापस करने वाले हो तो वो प्रीमियम की अमाउंट आप सिक्योरिटी प्रीमियम से निकालोगे, वो भी मेंशन कर दिया गया है। आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस आफ्टर रिडम्पशन। रिडम्पशन के बाद आपका पीएनएल अकाउंट में बैलेंस कितना बचाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो चार ऑप्शन दे रखे हैं वो चार ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है 50,000, 1 लाख, 1,70,000 एंड नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा 1,70,000। अब कैसे आएगा तो हम वो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 3 लाख रुपए का बैलेंस है। ओके, हमें इन्वेस्टमेंट में 10,000 रुपए का लॉस हो रहा है क्योंकि 80,000 के इन्वेस्टमेंट हमने 70,000 के अंदर बेच दिए। तो 10,000 रुपए आपका लॉस हो गया, तो वो माइनस करना पड़ेगा। तो 3 लाख में से 10,000 वो चले गए, यानी बच गया आपके पास 1,90,000। अच्छा, अब जब की बात करते हैं कि 2,90,000 की में से हम बात करेंगे तो सबसे पहले चीज कि हम फ्रेश इश्यू 2 लाख पे करने के लिए एक प्रेफरेंस शेयर पे करना है 2 लाख। उसमें से फ्रेश इश्यू हमारे पास है 80,000 रुपीज का। तो वो 2 लाख में से अगर 80,000 निकल जाएगा तो बाकी कम पड़ जाएगा 1,20,000। सो वो 1,20,000 हम प्रॉफिट एंड लॉस में से निकालेंगे, जो कि सीआरआर का पोर्शन रहेगा, कैपिटल रिडक्शन रिजर्व अकाउंट में। तो इसमें से वो निकाल दिया जाएगा 1,27,20,000। तो बैलेंस जो अमाउंट बच जाएगा वो था 1,70,000। तो ये है कैलकुलेशन इसके अंदर। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है, if 100 shares of 10 each are to be forfeited for the down payment of final call of 3 per share and only 50 shares are reissued for rupees 250, amount is transferred to capital reserve। इस कैपिटल रिजर्व में कौन सी अमाउंट जाएगी। तो उसके लिए आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। ए में है 100 रुपीज, सेकेंड 300, थर्ड 400 और उसके बाद है डन ऑफ दिस। तो देखो यहाँ पे जब आप फाइनल कॉल यानी कोई भी शेयर फोरफिट करते हो तो जो अमाउंट आपको रिसीव हो चुकी है वो अमाउंट आप कहाँ डालोगे, फोरफिचर अकाउंट में। तो 100 शेयर्स के ऊपर फाइनल कॉल का ₹3 हमें नहीं मिल रहा। इसका मतलब बताया गया है कि आपके पास 7 रुपीज आपको मिल चुके हैं, जबकि 50 शेयर्स आप 250 में इश्यू कर रहे हो, इसका मतलब 5 रुपए में ही इश्यू कर रहे हो, है ना। तो बाकी का 5 रुपए आपका कहाँ जाएगा, फोर फीचर में। तो एट द टाइम ऑफ फोर फीचर आपका फोर फीचर अकाउंट में जाएगा 7 रुपीज और एट द टाइम ऑफ री इश्यू 5 रुपए जाएगा, क्योंकि आप 5 रुपए में इश्यू कर रहे हो और बाकी का 5 रुपया डिस्काउंट दे रहे हो। तो 100 शेयर्स फोरफिट कर रहे हो और 50 शेयर्स री इश्यू कर रहे हो, तो ऐसे केसेस में 50 शेयर्स इंटू आपको अमाउंट लिखनी पड़ेगी विच एवर इज लेस। तो यहाँ 50 शेयर्स के ऊपर आपको 7 - 5
यानी जब आपको रेशियो आपने फॉरफिट किया था तो 7 रुपये आपका फॉरफिचर में जा रहा था, रेशियो में 5 रुपये जा रहा है, तो 7 - 5 यानी 2 रुपये बच जाएंगे। 50 शेयर्स के ऊपर 2 रुपये के हिसाब से 100 रुपीज आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जाएगा। तो ये था इसका आंसर ₹100, ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन है कि प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द बिजनेस टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी आपने जब बिजनेस एक्वायर किया, ओके, और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और उससे एक्वायर करने से इनकॉर्पोरेट हुआ, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, वहां तक का जो प्रॉफिट है कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा? ट्रांसफर टू गुडविल अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो बताया गया उसके हिसाब से जो भी अमाउंट इसके अंदर ट्रांसफर होता है वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर होता है। सो आंसर इज बी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। उसके बाद क्वेश्चन जो हमारे पास है, द कंपनी इश्यूड 20,000 शेयर्स ऑफ विच 75% वॉज अंडर रिटर्न बाय द अंडर राइटर्स। 75% शेयर अंडर राइट हुए हैं और 12,000 आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई है, जिसमें से मार्क एप्लीकेशन जो थी वो 9,600 थी। डिटरमाइन द नेट लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर, अंडर राइटर की नेट लायबिलिटी फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है 5,400 शेयर्स के बारे में, 15,000 शेयर, 10,400 शेयर, फिर या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आता है 5,400। कैसे? तो टोटल अंडर राइटिंग 20,000 का 75%, यानी अंडर राइटर ने प्रॉमिस किया था कि वो 15,000 शेयर खरीदेगा एज पर 75%। और जो हमें एप्लीकेशंस मिली है उसमें से 9,600 जो है हमें मार्क एप्लीकेशन मिली थी, यानी 15,000 में से 9,600 हमने उसको मिली थी, तो बाकी के शेयर्स उसको परचेज करने पड़ेंगे। सो 15,000 में से 9,600 माइनस कर ले तो बाकी का 5,400 शेयर्स उसको खरीदना पड़ेगा। तो उसकी नेट लायबिलिटी होती है 5,400 शेयर की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्वेश्चन है, द प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम ओनली वेयर दे आर फुल्ली पेड अप। तो प्रेफरेंस शेयर जब भी हम रिडीम करने होते हैं तब ओनली हम फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर रिडीम करते हैं। तो कहाँ से वो रिडीम करना होता है? आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच वुड बी अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड। डिविडेंड के लिए जो हमने पैसा साइड पे रखा है वो प्रॉफिट में से हम उसको पे कर सकते हैं। सेकेंड, आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द फ्रेश इश्यू, नए शेयर्स निकाल सकते हैं उसके लिए फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन। थर्ड, दोनों आंसर आ सकते हैं ए एंड बी, या फिर फोर्थ ऑप्शन हमारे पास नन ऑफ दिस। तो कंपनी जब भी फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेगी तो वो फ्रेश शेयर से भी कर सकती है, फ्रेश इश्यू करके भी, और अपना जो पास्ट ईयर अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स है दैट इज डिविडेंड अवेलेबल फॉर डिविडेंड, उसका भी यूज कर सकती है। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी, दोनों का यूज कर सकती है। Next one is Z Limited has allotted 10,000 equity shares to the applications of 14,000 shares on pro rata basis। यानी कंपनी ने pro rata basis पे 14,000 एप्लीकेशन पे से 10,000 शेयर इश्यू किए थे। तो अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन इज ₹2। एप्लीकेशन अमाउंट 2 रुपए थी। एक्स ने 420 शेयर के लिए अप्लाई किया था। तो हमें ये बताना है कि सेट द नंबर ऑफ शेयर एलोटेड एंड अमाउंट कैरी फॉरवर्ड टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द अलॉटमेंट मनी। तो देखो एक्स ने टोटल 420 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो उसको कितने शेयर्स मिले होंगे, पहला क्वेश्चन हमारे पास वो है। और एप्लीकेशन के टाइम पे एक्सिस मनी जो उसने पे किया था उसमें से कैरी फॉरवर्ड अलॉटमेंट में कितना जाएगा वो भी हमें पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 60 शेयर्स एट 120 रुपीज, 300 शेयर्स एंड 240 रुपीज, 340 शेयर्स एंड 160 रुपीज, और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो बी आंसर है, 300 शेयर्स एंड 240। कैसे? तो सबसे पहले कैलकुलेशन लिख लेते हैं कि एलोटेड शेयर्स कितने आएंगे। तो हमें कैलकुलेशन करना है, अगर 14,000 शेयर अप्लाई किया है तो 10,000 शेयर अलॉट हुआ, तो अगर 420 शेयर उसने अप्लाई किया है तो कितने शेयर उसको अलॉट होंगे? सो 10,000 डिवाइडेड बाई 14,000 इंटू 420, तो आंसर मिलेगा 300 शेयर्स। अभी 300 शेयर्स उसको अलॉट होंगे। उसने एप्लीकेशन के टाइम पे 420 शेयर के ऊपर 2 रुपए के हिसाब से 840 रुपए पे किए थे, जबकि उसके शेयर्स कितने अपलोड हुए उसको? सिर्फ 300 शेयर, यानी 300 शेयर के ऊपर 200 रुपए के हिसाब से सिर्फ 600 आपको 600 रुपए आपका कैपिट में जाएगा। तो बाकी का 240 रुपीज जो है वो अलॉटमेंट अकाउंट में जाएगा।
तो यहाँ पे 300 शेयर्स उसको अलॉट हुए हैं और अलॉटमेंट में जाएगा वो अमाउंट है 240. सो आंसर इज बी. ओके. नाउ थर्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज और आर द सोर्स और सोर्सेज ऑफ द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर. प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए कौन कौन से सोर्सेज आपके पास अवेलेबल है. तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है प्रोसीड ऑन द फ्रेश इश्यू. दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट था फ्रेश इश्यू, दूसरा है आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. थर्ड ऑप्शन आपके पास बचता है बोथ, यानी प्रोसीड फ्रेश इश्यू और आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, या फिर नन ऑफ दिस. तो कंपनी जब रिडम्पशन करना चाहेगी तो अपने फ्रेश इश्यू से भी यूज कर सकती है या प्रॉफिट में से कर सकती है. सो आंसर इज बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a company may issue the preference share for the period exceeding the years and not exceeding the infrastructure project that is specified in schedule 6 as per the Companies Act. तो कब जब भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर मार्केट में रखना चाहती है और अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए नहीं है तो एक्सीडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें एक्सक्लूडिंग भी कह सकते हैं, तो क्या होगा. तो फर्स्ट 20 to 40 years या फिर 20 to 35 years, 20 to 30 years या फिर नन ऑफ दिस. तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए है तो 40 साल तक दे सकती है, लेकिन अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है सो 20 से 30 साल के लिए ही कंपनी अपने प्रेफरेंसेस लॉन्च कर सकती है. सो ये होता है 20 to 30 years. ओके. तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का आंसर आएगा विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 20 से 30 साल. So question answer is C, 20 to 30 years. Next question है the share having a face value of 100 issued at par called rupees 100 called up rupees 100 and was to be forfeited on the non-payment of 40. Reissue, what will be the minimum reissue price of this shares? यहाँ पे देखो आप कि हमारे पास 100 रुपए का शेयर था और हमने यहाँ पे कॉल्ड अप रखा था 100 रुपीज. उसमें से 45 रुपया वो पेमेंट नहीं कर रहा. कोई भी बंदा है जिसके शेयर फॉरफिट होने जा रहे हैं, उसने 40 रुपीज का पेमेंट नहीं किया. इसका मतलब उसने 60 रुपीज पे कर दिए हैं. जो उसने 60 रुपीज पे कर रखे थे वो 60 रुपीज हम क्या होगा उसका हमारे पास फॉरफीचर में जाएगा. तो रीइश्यू के टाइम की भी फॉरफीचर अमाउंट हमारे पास 60 रुपीज ही रहेगी. तो कंपनी क्या करेगी, बाकी का पैसा भी 40 रुपये उसके पास से ले सकती है मिनिमम. तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस यहाँ पे आएगा 40. तो ऑप्शन है 100, 60, 40 एंड नन ऑफ दिस. तो मैंने अभी बताया आपको कि मिनिमम रीइश्यू प्राइस आपका कितना रहेगा, 40 रुपीज रहेगा. कैसे कैलकुलेशन देख लेते हैं. तो एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर्स गोज टू द शेयर फॉरफीचर अकाउंट, यानी कि जितना 60 रुपये उसने पे किया था वो फॉरफीचर पे जाएगा. एट द टाइम ऑफ रीइश्यू द अमाउंट रिसीव्ड बाय द प्रीवियस शेयर होल्डर्स शुड बी मैक्सिमम डिस्काउंट, यानी हम उसका मैक्सिमम डिस्काउंट जितना 60 रुपये उसने पे किया था तो उतना डिस्काउंट हम दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते. सो यहाँ पे आउट ऑफ द 100, 60 पेड बाय द शेयर होल्डर. सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज 60 एंड द मिनिमम रीइश्यू प्राइस इज 40. 60 रुपये आप डिस्काउंट दे सकते हो ज्यादा से ज्यादा. इसका मतलब आप नए वाले कस्टमर को जब आप रीइश्यू कर रहे हो तो 40 रुपीज उसके पास से ले सकते हो. सो आंसर विल बी 40 रुपीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द फुल फॉर्म ASBA. सो एप्लीकेशन सपोर्टेड है. सेकेंड, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अकाउंट है. एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय बैक्ड अकाउंट है अमाउंट है और नन ऑफ दिस. सो आंसर है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट. तो ब्लॉक अकाउंट जो आपके पास है वो ब्लॉक अकाउंट क्या होता है कि जब आप शेयर्स परचेज करते हो तो कंपनी आपके बैंक में से पैसा नहीं निकालती आपके अकाउंट्स में से, लेकिन आपके अकाउंट पे उतना अमाउंट ब्लॉक कर देती है. जब कंपनी में आपके शेयर्स लग जाएंगे तो वो ट्रांसफर हो जाएंगे, अदरवाइज वो तब तक आपके अकाउंट में वो अमाउंट ब्लॉक रहेगी, साइड पे रहेगी, ताकि आप उसका यूज ना कर पाए. तो ये होता है ASBA. नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC Limited issued the 5,000 10% preference share of 100 each at par, which is redeemed at the premium of 10%. For the purpose of redemption, the company issued the 3,000 shares of 100 each at the premium of 20% per share. At the time of redemption, the preference share, the amount is to be transferred to the company's capital redemption reserve account is
कितना अमाउंट आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में जाएगा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2 लाख, 5,50,000, 5 लाख या फिर 2,20,000। तो देखो, आप कैपिटल की बात करें तो कंपनी के पास 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर थे, और 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर के अंदर वो 10% प्रीमियम से रीइश्यू रिडीम कर रही है। तो आपका 5 लाख कैपिटल में 50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। अब जब कंपनी फ्रेश इश्यू कर रही है 3,000 शेयर, तो कैपिटल जो अमाउंट होता है उसमें से हम माइनस करते हैं। तो 5 लाख में से 3 लाख का आपका कैपिटल अमाउंट कम हो जाएगा, जबकि 2 लाख आप कैपिटल अकाउंट में शॉर्ट रहेगा। जो अमाउंट आप कहाँ से निकालोगे? आउट ऑफ प्रॉफिट। और जो जितना अमाउंट आप प्रॉफिट में से निकालोगे उसे हम सीआरआर में ट्रांसफर करते हैं, दैट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। सो 5 लाख में से 3 लाख गया तो 2 लाख रुपए आपका रह जाएगा। तो प्रेफरेंस कैपिटल 5 लाख थी और उसमें से फ्रेश इश्यू कैपिटल 3 लाख थी। प्रीमियम यहाँ कंसिडर नहीं किया जाएगा कि प्रीमियम अलग कॉलम में बनता है। तो बैलेंस अमाउंट 2 लाख आपका जाएगा सीआरआर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनस टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इज टू बी पेड टू देम। कोई भी कंपनी में बोनस शेयर को आप कैसे पे करोगे, यानी बोनस कैसे पे करोगे? तो इन कैश फर्स्ट ऑप्शन है। देखिए, कभी भी कैश में पेमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी जब भी पेमेंट करती है तो बाय बैंक करती है, यानी फर्स्ट थिंग ये नहीं हो सकता। सेकेंड थिंग है इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर। अब जब कंपनी बोनस दे रही है तो वो शेयर के फॉर्म में देगी, तो डिबेंचर भी नहीं पॉसिबल है। इन द फॉर्म ऑफ शेयर या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे कंपनी जब भी अपने शेयर होल्डर को बोनस पे करेगी तो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स पे करेगी। तो ये बोनस शेयर जिसके नाम से हम उसको जानते हैं। तो आंसर इज सी, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, A Limited decide to redeem the 1,012% preference share of 100 each and fully paid up at the premium of 10%. जनरल रिजर्व के अंदर 80,000 बैलेंस पड़ा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 40,000, सिक्योरिटी प्रीमियम में 2,000। कंपनी डिसाइड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ द फ्रेश इश्यू 10,000। देखो, आपकी कंपनी की जो प्रेफरेंस शेयर है वो 1 लाख रुपए के हैं। 1,000 शेयर थे, 100 रुपए का आए तो 1 लाख रुपए हो गया। उसके अगेंस्ट आप फ्रेश इश्यू भी कर रहे हो 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, यानी 1 लाख रुपए। तो यहाँ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कुछ अमाउंट जाने वाली नहीं है। ऑप्शन दे लिखते थे 40,000, नील, 1 लाख और नन ऑफ दिस। तो हमारे पास आंसर आएगा इसमें नील, क्योंकि कोई भी अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगी। कैसे? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस फ्रेश इश्यू। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हमारे पास 1 लाख रुपए है, और फ्रेश इश्यू कैपिटल भी हमारे पास 1 लाख रुपीज है। तो कोई पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी जो रिजर्व में से निकालना पड़ेगा। तो आंसर इज नील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कंपनी डज नॉट रिसीव द मिनिमम सब्सक्राइब टू बी इश्यू, यानी कंपनी ने जब शेयर्स इश्यू किए तो उसके मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है। सो द एंटायर सब्सक्रिप्शन शैल बी रिफंडेड टू द एप्लीकेंट्स। सारा पैसा उनको वापस कर देना पड़ेगा विद इन द डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इश्यू। तो अगर कंपनी के अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो 90% होता है, जितने शेयर्स इश्यू किए उसके 90% शेयर्स बिकने चाहिए, वो नहीं बिकेंगे तो क्या करेंगे? कंपनी को पैसा वापस करना पड़ेगा। कितने डेज में वापस करना पड़ेगा? 15 डेज, 7 डेज, 10 डेज या फिर नन ऑफ डेज। तो आंसर आपके पास होता है 15 डेज। विद इन 15 डेज आपको वो पैसा वापस करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाई तो 15% इंटरेस्ट के साथ आपको वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट नहीं पूछा गया, सिर्फ नंबर ऑफ डेज पूछे गए, तो 15 दिन में उसको वापस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एम लिमिटेड वॉज इट इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त। 1 अगस्त को एम लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुआ और एस एन कंपनी का रनिंग बिजनेस उसने परचेज कर लिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वॉज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर एंड 31 मार्च। हमारा साल खत्म होता है 31 मार्च को। टोटल ऑफिस रेंट जो है वो 60,000 है। ऑफिस रेंट वॉज टू बी पेड 4,000 पर मंथ अप टू 30 सितंबर, और उसके बाद प्राइस बढ़ के 6,000 रुपये हो गई। तो कैलकुलेट द ऑफिस रेंट टू बी एलोकेटेड ऑन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। कितना अमाउंट प्री में जाएगा, कितना पोस्ट में जाएगा? ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है 24,000 एंड 36,000, 15,000 एंड 45,000, 16,000 एंड 44,000, और आंसर डी में दे रखा है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमारा जो हम कैलकुलेशन करते हैं कि सारे 12 के 12 महीने लिख लेते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब हमें बोला गया था कि अप टू 31 अप्रैल से, हमारा अगस्त से इनकॉर्पोरेट हुआ है, तो हम पहले हमारा अप्रैल से शुरू करते हैं, हमारा साल शुरू होता है।
तो अप्रैल से लेके 1 अगस्त तक, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने हमारे पास 4000 पे कर रहे हैं, है ना। तो वो 4 महीने का हो जाता है 16,000 रुपये। तो वो 16,000 आपका प्री इनकॉर्पोरेशन में जाएगा। और अगस्त और सितंबर में भी 4,000 है। अक्टूबर से आपकी प्राइस बढ़ के हो जाती है 6,000। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसका अगर टोटल करेंगे तो हमारे पास होता है 44। यानी 4,000 4 महीनों के लिए 16,000, और बाकी का जो अमाउंट होता है वो 44,000 होता है। तो आपका आंसर है सी, 16,000 एंड 44,000। यहाँ 1 अगस्त हमारा इनकॉर्पोरेशन डेट था, इसके हिसाब से हमने उसके 2 पार्टीशन किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी टाइम पीरियड द कंपनी हैज फिजिकली डिस्ट्रॉय द ओरिजिनल शेयर्स परचेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ बायबैक। कंपनी ने जब भी बायबैक करेगी तो ओरिजिनल शेयर्स उसको वापस लेके क्या करना पड़ता है, पैसे चुका देने पड़ते हैं। तो वो ओरिजिनल शेयर्स कंपनी के पास वापस आने के कितने दिन के अंदर उसे डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे, तो उसका टाइम पीरियड होता है 7 डेज। ऑप्शन देख लेते हैं, विद इन 7 डेज, 15 डेज, 30 डेज या नन ऑफ दिस। तो आंसर इज विद इन 7 डेज कंपनी को वो डिस्ट्रॉय कर देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कि टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अंदर कैलकुलेशन करना है कि 2500 शेयर्स आपके पास थे, प्रेफरेंस शेयर 100 ईच, 2,50,000 के। उसमें से फाइनल कॉल बाकी था 25 रुपीज पर शेयर, दैट इज अनपेड कॉल था 12,500 रुपये का। तो आपका पेड अप कैपिटल है 2,37,500। The board decide to redeem the only fully paid preference share at the premium of 10%। तो बोर्ड ने डिसाइड किया कि फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है कि भी कितना वापस करना पड़ेगा, 2,20,000, 2,00,000, 250 या फिर नन ऑफ दिस। तो देखा जाए तो यहाँ पे बच्चों की 2,500 शेयर हमारे पास थे, और फाइनल कॉल का ₹25 बाकी था। सो हमें हमें मिलता है 12,500। तो हम क्या करेंगे, 12,500 को डिवाइड बाय 25 कर लेंगे, तो हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ शेयर जो अनपेड है वो। तो यहाँ पे 12,500 डिवाइड बाय 25 करोगे तो आपको मिलेंगे 500 शेयर। तो 500 शेयर जो है वो क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास 2,500 में से 500 शेयर अगर निकाल देंगे तो 2,000 शेयर जो है हमारे पास फुल्ली पेड है, और वो 10% प्रीमियम से आप रिडीम करोगे, तो 110 से रिडीम करोगे तो अमाउंट बन जाएगा 2,20,000। सो आंसर इज ए, 2,20,000। Next question is, prospectus is an blank, and in case of public issue which has been relevant details including the price and the number of shares or convertible securities being offered by the company। तो कंपनी जब प्रोस्पेक्टस के अंदर की बात आती है तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जिसके अंदर कंपनी का प्राइसिंग, नंबर ऑफ शेयर और सारी सिक्योरिटीज के बारे में लिखा होता है। तो प्रोस्पेक्टस एक ऑफर डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे आंसर आएगा ए, दैट इज एन ऑफर डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन एलोकेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट। तो फर्स्ट है सेल्स, सैलरीज दे रखी है, डिस्काउंट ऑन सेल्स दे रखा है, एंड डिबेंचर इंटरेस्ट दे रखा है। तो उसके सामने 3 ऑप्शन दिए गए। सैलरीज जो होता है वो टाइम रेशियो में डिवाइड होता है, डिस्काउंट ऑन सेल्स वो सेल्स रेशियो में जाएगा, और डिबेंचर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का पीरियड है क्योंकि वो कंपनी फॉर्म में ही इश्यू किए जाते हैं। सो थर्ड का आंसर आएगा सेकंड। ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट का 1, सेकंड का 3rd और थर्ड का 1st। दूसरा ऑप्शन से थर्ड ऑप्शन हमारे पास परफेक्ट है कि सैलरी टाइम रेशियो में, और नन ऑफ दिस। तो आंसर इज सी, क्योंकि सैलरी जो होती है वो टाइम रेशियो में, यानी फर्स्ट का आंसर आएगा थर्ड वन। डिस्काउंट ऑन सेल्स फर्स्ट में जाएगा, और डिबेंचर इंटरेस्ट सेकंड में जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the number of shares offered for subscription is more than the number of shares subscribed by the public। यानी कंपनी ने लोगों के लिए जो शेयर्स ऑफर किए हैं उससे ज्यादा अगर लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है और ज्यादा कंपनी ने पब्लिक के लिए सब्सक्राइब हुआ है तो उसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। सो उसे ओवर सब्सक्रिप्शन है या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन कहा जाएगा, फुल सब्सक्रिप्शन कहा जाएगा, फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे इसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाएगा, क्योंकि कंपनी ने अगर सपोज 3 लाख शेयर इश्यू किए हैं और मार्केट में से एप्लीकेशन 3,50,000 मिली है, इट्स एन ओवर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 60,000 दे रखा था, टाइम रेशियो 2:5, सेल्स रेशियो 3:1,
कंप्यूट द अमाउंट टू बी चार्ज टू द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की बात चलती है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है कंपनी की शुरुआत वाले खर्चे। तो वो सारे के सारे खर्चे जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। वो टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, सेल्स रेशियो में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे प्री इनकॉर्पोरेशन में नील अमाउंट जाएगी, कुछ नहीं जाएगा। तो यहाँ 20,000 दे रखा है, 30,000, 7,500 और नील। तो आंसर इज नील, क्योंकि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो आपका इनकॉर्पोरेशन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का एक्सपेंस है, वो पूरे का पूरा पोस्ट में जाएगा। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एक्सपेंसेस जो पोस्ट में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज blank means equity shares issued by the company to the employee or director either at a discount or for the consideration other than cash for providing the know-how or the creates of value। यानी कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या फिर अपने एम्प्लॉयज को जो शेयर्स दे सकती है, वो उसका मतलब क्या होता है, जो कौन से शेयर्स हो सकते हैं। एक होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स, दूसरा है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, थर्ड होता है राइट शेयर्स और नन ऑफ दिस। तो कंपनी अपने एम्प्लॉय या डायरेक्टर को जो शेयर्स देती है उसे हम स्वेट इक्विटी शेयर्स कहते हैं। सो आंसर इज ए, इट्स अ स्वेट इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट, Shiva Limited was incorporated on 1st August and to take the running business of the Shakti and Company with effect from 1st April. The company received the certificate of incorporation commencement, वो 1st September है। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट हम कभी भी नहीं देखते, क्योंकि कमेंसमेंट सर्टिफिकेट हमारा कोई काम का नहीं है। The company prepared the profit and loss statement for the year ended on 31st March. Sales for the month of August, September, and October was triple as compared to the other months during the financial year, starting from 1st April to 31st March. Calculate the sales ratio for the calculating the pre and post incorporation period. तो यहाँ पे है 4:14, 5:15, 8:14 और none of this। तो पहले हम टेबल बना के चेक कर लेते हैं कि हमारे पास किस तरह से जो बताया गया था। नॉर्मल मंथ्स में हमने 1 किया हुआ है, जबकि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में हमें ट्रिपल है तो 3 ले रखा है। हमारा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1st अगस्त। सो फर्स्ट 4 मंथ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसका टोटल करेंगे तो आएगा 4, और अगस्त से लेके मार्च तक का अगर हम टोटल करते हैं तो 40। तो हमारा सेल्स रेशियो बन जाएगा 4:40। तो ये इस तरह से हम सेल्स रेशियो बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो गलत है या फिर सही है। तो when the equity shares are to be issued to the employee of the company, it is called as right shares। नहीं, गलत है, क्योंकि एम्प्लॉय को जो दिया जाता है उसे राइट इश्यू नहीं, उसे स्वेट इक्विटी शेयर कहते हैं। Number 2, the time of accepting offer, that is a letter of offer, may be minimum 15 days or maximum 30 days। यानी आपको कोई भी लेटर ऑफ ऑफर जब कंपनी दे रखी है तो 15 दिन से 30 दिन तक का दिया जाता है। थर्ड दे रखा है the issue of bonus shares increase from the total number of shares issued but does not increase the worth of the company। कंपनी की वर्थ नहीं बढ़ाता, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाता है। Number 4, the company get huge funds on account of bonus issue। बोनस इश्यू से कंपनी को काफी सारा पैसा मिलता है। बोनस इश्यू मुफ्त में दिए जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो भी गलत है। सो आपका फर्स्ट भी गलत है, फोर्थ भी गलत है, जबकि सेकंड और थर्ड आपका सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू, थर्ड एंड फोर्थ फॉल्स, ये ऑप्शन है। फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, और ऑप्शन बी आपका सही है। false, false, true, true, and none of these। So B is answer, that is false। फर्स्ट false है, फोर्थ false है, और सेकंड और थर्ड जो है आपका वो सही आंसर है। So answer is B। नेक्स्ट, compute the amount of chargeable to pre incorporation। प्री इनकॉर्पोरेशन का अमाउंट कितना होगा। सैलरी आपको 80,000 दे रखी है, टाइम रेशियो 2:8, सेल्स रेशियो 1:3, पीरियड फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो आप देखो इसके अंदर प्री इनकॉर्पोरेशन में जाएगा सैलरी, तो सैलरी टाइम बेस पे होता है, तो हम यहाँ पे टाइम रेशियो में डिवाइड करना होगा हमें। फर्स्ट ऑप्शन है 64, सेकेंड 20, थर्ड 60 एंड फोर्थ 16,000। तो यहाँ पे ऑप्शन है, आंसर है 16,000। कैसे कि सैलरी डिस्ट्रीब्यूटर हमारा 2:8 के अंदर होगा, तो 80,000 का 2/10 करेंगे तो हमें मिलेगा 16,000, जो कि प्री पीरियड का है, और पोस्ट पीरियड का 8/10 तो 64,000। तो अगर प्री का पीरियड पूछा गया है तो आपका आंसर है 16,000। नेक्स्ट, इन बायबैक ऑफ शेयर्स डेप्ट इक्विटी रेशियो शुड बी। कंपनी जब भी शेयर बायबैक करेगी
तो मार्केट में उसका यानी शेयर्स का रेशियो क्या होना चाहिए, 2:1, 1:1, 1:2 या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका आंसर है 2:1। सो आंसर इज ए। कंपनी का जितना भी मार्केट में कैप्स होगा उससे दुगना आपका शेयर कैपिटल होना चाहिए। सो कंपनी मस्ट हैविंग द हाफ ऑफ द कैपिटल एज टैप्स, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि सैम लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 October and take over the running business of Smith and Company. With effect from 1st April, the company prepared the profit and loss statement for the year ended on 31st March. Purchase consideration 5 lakh रुपए है, was to be paid on 30th November, and interest on purchase consideration is payable at 9%. Calculate the interest and in appropriation of pre and post. तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि 30,000 टोटल अमाउंट आपका होगा, प्री में 22,500 और पोस्ट में 7,500। बी और सी ने दे रखा है 45,000 और 45,000। इनकॉर्पोरेशन पीरियड में 30 और 15 और फिर 22,000 एंड 22,500 या फिर नन ऑफ दिस। तो बच्चों यहाँ पे जो होता है 1 अप्रैल से लेके हम कैलकुलेशन करेंगे, जो कि 30th नवंबर को हम पे कर रहे हैं, तो उतने टाइम पीरियड का होगा, दैट इज 1 अप्रैल टू 30th नवंबर। ओके, तो यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन हम कैलकुलेशन करने की देंगे 1 अप्रैल टू 30th नवंबर। टोटल हमारे पास हो जाता है, जो भी मंथ्स होते हैं वो 8 मंथ्स होते हैं, और उसमें से 6 मंथ्स जो हमारे पास आता है 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर, यानी कि हमारे पास 6 मंथ्स आता है। वो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हम लेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन में। सो 5 लाख का 9% के हिसाब से 6 मंथ्स का बनता है 22,500, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन 2 महीना होता है 1 अक्टूबर टू 30th नवंबर, जबकि हम पेमेंट करने वाले हैं। तो उसके हिसाब से 7,500, तो टोटल अमाउंट हमारा होगा 30,000, और प्री में जाएगा 22,500 और पोस्ट में जाएगा 7,500। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट द स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड। कंपनी को कंपलसरी वो अकाउंट्स नहीं बनाने होते। मिनट्स ऑफ मीटिंग, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रजिस्ट्रेशंस ऑफ प्रोबेट्स और नन ऑफ दिस। तो मिनट्स बुक तो लिखना कंपलसरी है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो हमें बनाना ही पड़ता है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सो आंसर इज सी, रजिस्टर्ड ऑफ द प्रोबेट्स। यानी कंपनी की जो डिटेल्स होती है वो लिखना कंपलसरी नहीं होता, कंपनी को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है सिर्फ। नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कॉपी द सेल्स रेशियो। Total sales of the app limited as on 31st March was 32 lakhs. It is incorporated on 110 and up to 110 the sales is 8 lakhs. तो up to 110 का मतलब होता है कि 8 लाख आपका प्री पीरियड का है, तो बैलेंस आपका पोस्ट पीरियड का हो जाएगा। सो ऑप्शन 3:1, 1:3, 4:1 या 1:4 दे रखा है। तो 8 लाख आपका प्री पीरियड का है, जो बाकी का 32 में से 8 लाख माइनस कर लोगे तो बाकी का जो आपके पास बैलेंस बचेगा वो आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का हो जाएगा, जो कि है 24,000। सो 8 लाख और 24 लाख का रेशियो बनेगा, जो होता है 1:3। सो आपका आंसर है 1:3, ऑप्शन बी। तो ऐसे हमने बहुत सारे एमसीक्यूज हमने 2019 के देखे। सो आगे भी ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आएंगे हम, तो आप अपने एग्जाम्स और रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। हमारे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करते रहिए। हैव अ गुड डे।